तो भारत का जो संविधान है ना, उसके दिल में एक वादा छिपा है, हर एक नागरिक के लिए सम्मान और आज़ादी का वादा। और यही वादा है हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। आज हम संविधान की इसी मजबूत ढाल को समझने वाले हैं जो हर भारतीय को राज्य की ताकत से महफूज रखती। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी, कितनी मुश्किल चुनौती रही होगी भारत के निर्माताओं के सामने। एक ऐसा देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ है और जाति पाति, ऊंच नीच में बुरी तरह बंटा हुआ है। वहाँ हर एक इंसान को बराबरी का हक और सम्मान कैसे दिलाया जाए, इस मुश्किल सवाल का जवाब एक इनकलाबी दस्तावेज में दिया गया, भारत का संविधान। और इस दस्तावेज के जो सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका सपना सिर्फ एक कानूनी किताब लिखना नहीं था, नहीं, वो तो एक ऐसा जरिया बनाना चाहते थे जिससे एक सामाजिक क्रांति आए और भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि आज़ादी का ये वादा कैसे किया गया, वो कौन से 6 स्तंभ हैं जिन पर हमारी आज़ादी टिकी हुई है, एक अकेले इंसान और पूरे राज्य के बीच का बैलेंस कैसे बनाया गया, और हाँ, वो कौन सी अटूट ढाल है जो इन अधिकारों की हमेशा हिफाजत करती है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी वादे से। संविधान का पार्ट 3, जिसे मौलिक अधिकारों का चैप्टर भी कहते हैं, असल में उसी बड़ी चुनौती का जवाब है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हर नागरिक के लिए आज़ादी पक्की करने के लिए ही बनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं थी, ये एक मिशन था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे खोखले शब्द न रह जाएं। उन्होंने इन्हें संविधान में इसलिए डाला ताकि छुआछूत जैसी सदियों पुरानी नाइंसाफियों से लड़ा जा सके और ये पक्का हो कि सरकार कभी भी किसी नागरिक का सम्मान ना छीन पाए। तो आखिर ये अधिकार हैं कौन कौन से, वो कौन सी ढाल है जो हमें मिली हुई है? चलिए अब जरा संविधान की दी हुई उन 6 गारंटियों को समझते हैं जो हर भारतीय नागरिक की स्वतंत्रता के पिलर्स हैं। ये हैं वो 6 पिलर्स। सबसे पहले समानता का अधिकार, मतलब कानून की नजर में सब एक बराबर। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने, अपनी बात रखने की आजादी देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो इंसानी तस्करी और बाल मजदूरी जैसी चीजों पर रोक लगाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और आखिर में वो जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा था। क्यों? सोचिए, आपके पास अधिकार तो है, पर अगर उन्हें कोई छीन ले तो क्या करेंगे? बस यहीं पर आर्टिकल 32 काम आता है। ये हमें वो ताकत देता है कि अगर हमारे किसी भी अधिकार को कोई खतरा हो तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे वादे रह जाते। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। संविधान के अंदर ही एक बड़ी दिलचस्प खींचतान है। एक तरफ है एक व्यक्ति की आजादी और दूसरी तरफ है पूरे समाज की भलाई। आइए इस बैलेंस को समझते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है संविधान का भाग 3 यानी हमारे मौलिक अधिकार। ये एक नागरिक के लिए पर्सनल ढाल की तरह है जिन्हें हम अदालत जाकर लागू करवा सकते हैं। और दूसरी तरफ है भाग 4 यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ये सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट है, जैसे कि सबको बराबर काम के लिए बराबर सैलरी मिले, लेकिन आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते और यहीं से टकराव की गुंजाइश पैदा होती है। पर इस टकराव के बावजूद मशहूर संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या खूब कहा था। उन्होंने कहा कि ये दोनों भाग मिलकर संविधान की अंतरात्मा हैं। एक व्यक्ति की आजादी की हिफाजत करता है तो दूसरा पूरे समाज के भले का रास्ता दिखाता है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि जब टकराव होगा तो कौन जीतेगा? जब संसद समाज की भलाई के लिए कोई कानून बनाना चाहे और वो कानून किसी के मौलिक अधिकार से टकरा जाए, तब क्या होगा? इस टकराव को कैसे सुलझाया गया? यहीं पर हमारी कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। और इस सवाल को लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक जबरदस्त कानूनी जंग छिड़ गई। 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। जवाब में संसद ने 1971 में 24वां संशोधन पास करके कहा कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है। ये टकराव आखिरकार 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में जाकर सुलझा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कमाल का रास्ता निकाला। उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना का सिद्धांत दिया। इसका मतलब साफ था, हाँ, संसद वक्त के साथ संविधान को बदल सकती है, लेकिन वो संविधान की नींव,
उसकी आत्मा को नहीं छू सकते। मतलब आप घर का रंग रोगन कर सकते हैं, पर आप नींव के पिलर नहीं तोड़ सकते। ये मौलिक अधिकारों के लिए एक आखिरी सबसे मजबूत ढाल बन गया। तो अब सवाल उठता है कि ये नींव या मूल संरचना है क्या? देखिए, कोर्ट ने कोई फिक्स लिस्ट तो नहीं दी, पर समय के साथ कुछ बातें एकदम साफ हो गईं। जैसे कि संविधान ही सबसे ऊपर है, न्यायपालिका की शक्ति कि वो किसी भी गैर संवैधानिक कानून को रद्द कर सकती है, भारत का धर्मनिरपेक्ष और संघीय ढांचा, और सबसे जरूरी मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच का वो नाजुक संतुलन। ये सब तो हो गई इतिहास की बातें, कानूनी दाव पेच, पर आज हमारी जिंदगी में इन अधिकारों का क्या मतलब है? आज के भारत में ये अधिकार कैसे जिंदा हैं? इसका जवाब संवैधानिक नैतिकता की सोच में छिपा है। इसका सीधा सा मतलब है कि संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे आजादी और बराबरी, उन्हें समाज में चल रही किसी भी राय या परंपरा से ऊपर रखा जाएगा। अदालतें इसी नैतिकता का इस्तेमाल ये पक्का करने के लिए करती हैं कि हर इंसान के अधिकारों की रक्षा हो, भले ही ज्यादातर लोग कुछ और ही क्यों ना सोचते हों। और ये मत सोचिए कि संविधान कोई पत्थर में लिखी चीज है। अरे 106 से ज्यादा बार तो इसे बदला जा चुका है। ये दिखाता है कि ये एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है। ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर हमारा संविधान इतना बदल सकता है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो इसकी आत्मा को, आजादी के उस पहले वादे को हमेशा जिंदा रखती है? इसका जवाब हमें जस्टिस हंस राज खन्ना के शब्दों में मिलता है। उन्होंने कहा था, संविधान कागज का एक टुकड़ा नहीं है, ये जीवन का एक तरीका है। हमेशा जागरूक रहना ही स्वतंत्रता की कीमत है, और आखिर में इसके एकमात्र रक्षक लोग ही हैं। मतलब संविधान की असली ताकत संसद या अदालतों में नहीं, बल्कि हम सब में है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि अंत में इसके असली रखवाले भारत के नागरिक ही हैं।